सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी तक आपने मेरा वियतनाम का सीरीज देख लिया होगा और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं वियतनाम जाने का सोच रहे हो या वियतनाम जाने का आपका भी प्लान है। सो आज की वीडियो में आपको पूरा इंटरनल डिटेल में बताने वाला हूँ वियतनाम के बारे में कि वियतनाम में क्या है, कैसे जा सकते हैं, क्या चीज़ आपको करना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग कवर करेंगे बेसिकली ये 10 पॉइंट, ठीक है, जिसमें आपको सारा कुछ पता चलेगा। फ्लाइट, वीजा, करेंसी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिम, होटल, हॉस्टल, फूड, आइटनरी, बजट एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए। सो पहला टॉपिक है फ्लाइट, क्योंकि भाई आप कहीं पे भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए फ्लाइट लेना पड़ता है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको वियतनाम के बारे में बता दूं। वियतनाम एक ऐसा कंट्री है, एक लंबा सा कंट्री है। अगर आप उसको मैप के थ्रू देखोगे तो एक जगह से स्टार्ट करते हो और एक जगह पे आप एंड करते हो, क्योंकि मैं आपको 10 दिन की आइटनरी बताऊंगा आज आपको। पर वो भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने कुछ गलतियां भी की हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से मेरे काफी पैसे नुकसान भी हुआ, जो आप कभी ना करें वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले आपको बताता हूँ फ्लाइट, जो कि आपको मैंने जो किया था। आप दो जगह से कर सकते हो, या तो आप पहले नॉर्थ चले जाओ या तो आप पहले साउथ चले जाओ। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपको चीपेस्ट पड़े। पर जो मैंने किया था कोलकाता से होचिमिन, ठीक है, होचिमिन। उसके बाद मैंने रिटर्न आया था जब हनोई से कोलकाता आया था, और एक फ्लाइट मैंने इंटरनल फ्लाइट लिया था होचिमिन टू दनांग। सो बेसिकली मैंने 4 सिटीज को एक्सप्लोर किया था, होचिमिन, दानांग, होयन एंड हनोई। सो ये 4 जगह पे मैंने एक्सप्लोर किया था, और मेरा जो फ्लाइट का खर्चा पड़ा था कोलकाता टू होचिमिन इज 11,535 रुपीज। एंड उसके बाद मेरा जो सेकंड फ्लाइट था वो इंटरनल फ्लाइट था, जो कि था होचिमिन टू दानांग, वो है 8,873 रुपीज, ठीक है। और जो हनोई टू कोलकाता का मेरा फ्लाइट था वो पड़ा था मेरे को 10,833 रुपए, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 31,000 के आसपास मेरा फ्लाइट का पड़ गया था, जो कि एक्सपेंसिव साइड में है। क्यों? क्योंकि मैं जिस समय गया था उस समय वियतनाम का न्यू ईयर हो रहा था, ठीक है। तो न्यू ईयर के टाइम में काफी कुछ खाली रहता है, और आपको पता है जिस भी कंट्री का जब भी फेस्टिव सीजन चलता है तो वो पीक पे होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव कॉस्ट जरूर पड़ता है, ठीक है। पर वर्थ था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो थ्रू आउट द ईयर आप शायद नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको उस समय जाना चाहिए तो आप जरूर रिकमेंडेड है कि आप जाओ, पर उसमें आपका थोड़ा सा पैसा जरूर ज्यादा लगेगा। मेरा जो 31,000 में हुआ है उसमें इंक्लूडिंग इंटरनल फ्लाइट के साथ हुआ है। अगर आप नॉर्मल टाइम में करते हो तो वो 25,000 के अंदर आपका आराम से हो जाएगा। सो जो मैंने फ्लाइट बुक किया था वो मैंने बुक किया था स्काई स्कैनर से। मैं रिकमेंड करूंगा आप 2 महीना पहले आराम से सर्च करो, और सर्च करके आपको जो सही लगे एक बार में बुक करो, क्योंकि फ्लाइट फेयर बढ़ते हैं। मेरे केस में तो भाई बढ़ता है हमेशा। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 वेबसाइट को खंगालो, उसके बाद अपना स्काई स्कैनर में जाओ, कंपेयर करो, जो आपको सही लगे वहां से बुक कर दो। सो टॉपिक नंबर 2, वीजा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आप पहली बार ही कोई इंटरनेशनल कंट्री जा रहे हो और वीजा ऑन अराइवल होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है, बट वीजा ऑन अराइवल यहाँ वियतनाम में नहीं है। इंडियंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है ई वीजा, जो कि आपको कम से कम अपने फ्लाइट से 15 डेज पहले मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, वर्किंग डेज हिसाब से बुक करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे केस में नहीं हुआ था, बट कभी कभी क्या होता है कि आप जब भी फ्लाइट बुक करते हो, ठीक है, आप जब भी वीजा अपने अप्लाई करते हो तो उसमें डिटेल्स डालते हो, सब कुछ डालते हो, कभी कभी कुछ आपसे मिस्टेक हो जाता है, तो वो आपको वहां से ठीक करने का ऑप्शन मिलता है, जो आप उसको रीचेंज कर सकते हो। अगर 4-5 दिन पहले ही करते हो तो वो दिक्कत आ जाएगा। मेरे केस में मेरे को 4 दिन में वीजा आ गया था, ई वीजा, जिसका कॉस्ट पड़ा था मेरे को 25 यूएसडी, ठीक है, जो कि अराउंड 250 रुपए के आसपास होता है, ठीक है। तो वो आप अपना देख लेना, और आपको वो प्रिंट करके लेके जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप प्रिंट भी नहीं करते तो फोन से हो जाता है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रिंट करके ही लेके जाना। सो ई वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं वेबसाइट दे रहा हूँ, ठीक है, ये गवर्नमेंट साइट है, ट्रस्टेड साइट है। वैसे तो दो साइट्स है, पर और भी साइट अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारा साइट मिलेगा जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो सब में कभी मत जाना, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो वो सब तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट्स में जाओ, वहां से आप वीजा का पेमेंट करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। सो पहला चीज आपको चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ मिनिमम वैलिड होना चाहिए, मतलब आपका एक्सपायरी से 6 मंथ पहले तक का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना कंफर्मेशन टिकट, सब कुछ, मतलब वहाँ पे डेट डालना पड़ता है, किस हॉस्टल में, क्या होटल में रह रहे हो, सबका एड्रेस और नाम डालना पड़ता है। मिनिमम एक का आप कर सकते हो, डाल देना। एक आपको फोटो अपना पासपोर्ट साइज का लेके अपना वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, और आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करना पड़ता है, दैट्स इट। और आप ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। सो टॉपिक नंबर 3 इज करेंसी। सो वियतनाम का करेंसी है वीएनडी, जिसको बोलते हैं वियतनाम इज डोंग, और 1 रुपीज इक्वल टू वीएनडी इज 300 वीएनडी, ठीक है। और अगर यूएसडी से आपको बोलूँ तो एक यूएसडी का वैल्यू पड़ता है 25,757,
आज के डेट पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप कब बुक कर रहे हो, कब जा रहे हो, मुझे नहीं पता। सो उस समय आप अपना चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको इंडिया से जा रहे हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए कि आप यूएसडी ही लेके जाओ, ताकि आपको अच्छा रेट मिले वहाँ पे, और अच्छा से आप वहाँ पे उसको एक्सचेंज करके एक बढ़िया वैल्यू आपको मिले। क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप वियतनाम जाते हो, आप एक्सचेंज कराने जाते हो अलग अलग काउंटर्स पे, राइट। अब मैं बोलूंगा कि वहाँ वियतनाम में पॉलिसी ही अलग है। आप कभी भी वियतनाम जाओ, जितने भी गोल्ड शॉप्स है, मेजरली हर एक बड़े शहर में तो ये है ही है। आप गोल्ड शॉप में जाओ, वहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं, आप गूगल में सर्च कर लेना, जो रेट मिल रहा होगा उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा वैल्यू में करेंसी। ये मैं पहली बार देखा था किसी कंट्री में अभी तक, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूएसडी लेके जाओ और वहाँ जाके आप अपना वीएनडी में कन्वर्ट करो, और बहुत ईजिली आप वहाँ पे कर सकते हो, अच्छा से अच्छा रेट मिल जाएगा आपको। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर 4, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको ज़्यादातर आपको डे टू डे एक्टिविटी के लिए कैब या तो बाइक कैब लेना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे चलता है ग्रैब बोल के। वहाँ पे ओला उबेर नहीं चलता, वहाँ पे ग्रैब चलता है, जो कि बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजिली आप फोन से बुक कर सकते हो। आप वियतनाम में पहुँचते ही वो ऐप को डाउनलोड कर लो, या तो इंडिया से डाउनलोड करके जाओ, अपना आप वहाँ पे अकाउंट बनाओ और अपना सिंपली कैब बुक करो, जो कि आपको कोई भी लोकल बाइक वाला से नहीं लेना है कैब। क्योंकि बहुत सारे एक रिकमेंड मैं आपको कर देता हूँ, वहाँ पे एक स्कैम चलता है, मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था, शायद आपके साथ हो सकता है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ एक टिप के तौर पे, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रैब का कपड़ा पहन रखते हैं, ठीक है। मैंने अपने वीडियोस में भी दिखा रखा है, आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और वहाँ पे आप अपना देख सकते हो कि कैसे क्या क्या रहता है। वहाँ पे लोग वहाँ पे ग्रैब के कपड़े पहने रहते हैं, आपने बुक किया होगा तो आपके हाथ में फोन होगा, तो वो लोग समझ जाते हैं कि इन्होंने बुक किया है, वाकई बोलते हैं आपका बुकिंग है, तो आप सोचते हो कि वही होगा, बैठ जाते हो, पर वो लोग आपका नहीं होते, वो लोग फ्रॉड करते हैं, तो आप ऊट पटांग प्राइस लेते हैं, तो वो दैट्स अ स्कैम। तो उससे बचने के लिए आप गैप बुक करो, आपका आए, आप देखो उसके मोबाइल में अपना नाम और अपना गाड़ी का नंबर मैच करो, बैठ जाओ, सीधा सा फंडा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता उसके बाद। और अगर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अगर आप बस का यूज़ कर रहे हो, तो आप 12 गो एशिया जा सकते हो, वहाँ से आप बस अच्छे से अच्छे रेट में बुक कर सकते हो। मेरे केस में मेरा थोड़ा सा पोपट हो गया था, क्यों? क्योंकि मैं गया था न्यू ईयर के टाइम में, तो सारे काउंटर्स बंद थे, मैंने हॉस्टल से कराया था, थोड़ा सा महंगा मुझे पड़ा था। टॉपिक नंबर 5, सिम, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अगर जा रहे हो कहीं इंटरनेशनली, तो आपको अपने घर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंटरनेट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, है ना। सो आप एयरपोर्ट से ही ले सकते हो, लेने को तो आप शहर से भी ले सकते हो, पर रात के टाइम में आप कहाँ ही भटकोगे। सो इस बेटर है कि आप एयरपोर्ट से लो। तो वीएयरटेल का मैंने सिम लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा था, कहीं पे भी मेरे को नेटवर्क इश्यूज़ नहीं आया। और मैंने लिया था विथ नंबर में, ऐसा मैंने बहुत सारे वहाँ पे पैकेजेस रहते हैं, आप वहाँ पे जाकर चेक कर लेना। क्योंकि मैंने जो लिया था वहाँ पे मैंने उसमें मेरे को नंबर मिला था, पर उस नंबर से मैं फ़ोन नहीं कर सकता। मैं नंबर अपना दे के अकाउंट बना सकता हूँ कहीं पे, या किसी को दे सकता हूँ अपना नंबर, वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। वो नंबर से मैं कॉल नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मेरे को कॉलिंग का नहीं फैसिलिटी मिला था। मैं व्हाट्सएप, और वहाँ पे सफिशिएंट है, आप इंटरनेट है तो इंटरनेट से ही सारा बात हो जाता है। ग्राफ वाले भी इंटरनेट में ही आपको कॉल करते हैं, आपका वो नंबर काम में आता नहीं। मेरा भी नहीं आया था खास उतना, पर मैंने ले रखा था सेफ्टी रीजन की वजह से, जो कि मेरे को पड़ा था 3.5 लाख डॉ का, इंडियन मनी में आप पकड़ो तो 1200 रुपये का मेरे को सिम कार्ड पड़ा था। सो टॉपिक नंबर 6, होटल एंड हॉस्टल। सो देखो, फर्स्ट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब जिस रात मैं गया था, मैंने एक गलती किया था वहाँ पे भी, वो गलती आप भी ना करना। क्या होता है ना कि मेरा अराइवल जो था वो करीबन 2-2:30 बजे के आसपास था, तो मैंने सोचा था कि मैं होटल पहुँचूंगा 3 के आसपास, तो 1-2 घंटा, मतलब मेरा चेक इन ना 2 बजे दोपहर का, मैंने सोचा 5-6 घंटा के लिए मैं कुछ पैसे दे दूंगा तो वहाँ पे हो जाएगा। पर वहाँ वो जुगाड़ नहीं चलता भाई, आपको एक दिन पहले का बुकिंग लेके चलना तो बहुत बेटर होगा। उससे आपको कम से कम रात को, मतलब परेशानी नहीं होगी खोजने में। जैसे कि मैं हॉस्टल में ही रुका था, क्योंकि मैं अकेला गया था एज अ सोलो ट्रैवलर। सो वहाँ पे मुझे होटल की ज़रूरत नहीं थी, पर जिस रात मैं पहुँचा था उस रात मुझे मेरा हॉस्टल मिला ही नहीं, और मेरे को कम से कम 4 किलोमीटर मैंने वॉक किया था रेडियस में, मेरे को एक भी होटल नहीं समझ में आया मेरे बजट का। सो मैंने हॉस्टल के बगल वाला ही होटल लिया था, जिस एक रूम के लिए करीबन 5-7 घंटे के लिए केवल, क्योंकि मैंने सुबह के 4 बजे लिया था और मुझे 12 बजे तक चेकआउट भी करना था। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड जरूर था, तो वो मेरे को 1700 रुपया पड़ गया था। सो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। सो वो आपको अवॉइड करने के लिए आप पहले से एक दिन पहले का लेके चलो। और होटल एंड हॉस्टल वहाँ पे बहुत बढ़िया है भाई, कम से कम दाम में आपको इतने अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे आपको। अगर कपल देख रहे हो, ठीक है, तो आप 1500 से 2000 के रेंज में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा भाई। बहुत जोर आप जा रहे हो तो 2500-3000 के रेंज में तो और भी बढ़िया बढ़िया आपको होटल एंड हॉस्टल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप बुकिंग.com में चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जो किया था, सारे हॉस्टल किया था, होचिमिन से लेके हर एक, होचिमिन में किया था, दनांग में किया था, आपका हुयान में किया था, और हनोई में किया था, ठीक है। मेरे को हर मतलब जगह पे मैंने जो स्पेंड किया था विद ब्रेकफास्ट ही था। सिर्फ मेरा जो होचिमिन वाला 2 रात का हॉस्टल था, उसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, बाद बाकी सब में मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, और मेरा
पर डे एवरेज कॉस्ट मेरा जो निकाला था मैंने वो 690, मतलब 700 रुपए के अंदर आपका रहना, सुबह का ब्रेकफास्ट, और क्या ही लोगे। बढ़िया था, सारा अकोमोडेशन अच्छा था, एक भी अकोमोडेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आपको नाम एंड डिटेल्स चाहिए कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगा कि कौन कौन से आप हॉस्टल्स वगैरह ले सकते हो। मैं आपको एरिया जरूर बता दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप वहाँ पे आप हॉस्टल एंड होटल देखना जरूर, क्योंकि वो एरिया में आप रहते हो तो आपको अब हर जगह टूरिस्ट वाली जगह पे आप आराम से घूम सकते हो। तो पहले मैं होचिमिन गया था, तो होचिमिन वाले एरिया में आपको वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास की एरिया में लेना है, ठीक है, ताकि आप कन्वीनियंटली आप हर जगह एक्सेस कर पाओ, ठीक है। दनांग में आपको ड्रैगन ब्रिज के इस पार या उस पार वाले एरिया में लेना है, ताकि आप सब जगह एक्सेस कर पाओ बढ़िया से, ठीक है। आप अलग अलग एक्टिविटीज वाले जगह पे आप जल्द से जल्द पहुंच पाओ, ठीक है। वो बहुत मेजर चीज होता है। अगर लोकेशन अगर आदमी का सही नहीं होता ना, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में लोग लोकेशन से बहुत दूर चल जाते हैं, वो पर आपको डबल मेहनत कराता है और डबल पैसा देना पड़ता है, प्लस टाइम भी बर्बाद होता है। और आप ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही दिन के अंदर बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान 15-20 दिन के लिए ही जा रहा हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप वियतनाम घूमना चाहते हो तो मिनिमम आपको 15 डेज अच्छे से चाहिए, ताकि आप एक्सप्लोर कर पाओ, ठीक है। ये तो वियतनाम बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है, बहुत चीज है करने को। फिर मैं होयान में रुका था। होयान में आप ओल्ड टाउन के एरिया में रह सकते हो, जहाँ पे आपको फ्रेंच आर्किटेक्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके बगल के एरिया में आप हॉस्टल वगैरह देखोगे, काफ़ी सारा होटल में हॉस्टल है और बहुत प्यारा शहर है। आप वहाँ पे एक दो रात बिताओ, वहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब मज़ा आएगा आपको कि कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने हनोई में 4 रातें बिताई थी, ठीक है, जो कि ओल्ड क्वार्टर में थी। ओल्ड क्वार्टर से सारा चीज़ नियर बाई है, ठीक है, हर एक चीज़ आपको एक्सेसिबल ईजिली मिल जाएगा। टोटल मेरा होटल का स्टे पड़ा था 10 रातों के लिए 6,924 रुपये। सो 7वां टॉपिक है फूड। सो फूड एक ऐसा चीज है जो हर एक इंसान थोड़ा कंफ्यूज होता है कि बाहर जाके हमें अपने टेस्ट के हिसाब से खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, पहले तो मैं बता दूं, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स आर अवेलेबल इन ऑल द बिग सिटीज। जितने भी बड़े शहर है सब में आपको इजीली इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। टेस्ट का मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो किसी किसी जगह टेस्ट अच्छा भी है, किसी किसी जगह नहीं भी है। वो डिपेंड करता है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है खाना, ठीक है। पर इंडियन टेस्ट अगर आप 100% इंडिया ऐसा खोज रहे हो तो फॉर श्योर नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको इंडियन फूड ही खाना है या वेज खाना है, क्योंकि वेज के लिए थोड़ा ऑप्शन कम हो जाता है, पर है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, पर कम है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब तो आपके लिए नॉन वेज आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा और आपको वियतनामीज फूड भी मिल जाएगा। मैं तो वियतनामीज फूड ही खाता था थ्रू आउट माई जर्नी, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप जाओ तो भाई आपको ट्राई करनी चाहिए चीज़ें। तो मैं आपको बताने चलूँ कि अगर आप लोकल फूड खाना चाहते हो वहाँ का, वियतनाम का, जो कि वाव है, ठीक है, तो वो आप क्या क्या खा सकते हो। आप खा सकते हो बन मी, जो कि आपको शायद हर दिन एक ना एक तो आपको खाना पड़ेगा ही, एक मील तो आपका पकड़ लो बन मी रहेगा ही, ठीक है। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा क्यों। वो एक्चुअली होता है सबवे, जैसे हम लोग खाते हैं सबवे वाला सैंडविच, वही है। उसमें चिकन भरा रहता है और भर के एग वाला, जो जैसा जिसको जो पसंद है वो कस्टमाइज करके अपना बनवा लेता है और अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे खाते हो फो क्या होता है, एक नूडल होता है, नूडल सूप जैसा होता है, और उसमें चिकन पॉर्क वगैरह आता है। आपको जो पसंद है आप वो अपना डलवा सकते हो। और उसके बाद है चाव लाओ आपको मेनली आपको ये अच्छा मिलता है होयान में, ठीक है। होयान में बहुत काफी फेमस है चाव लाओ। और चाव लाओ एक्चुअली होता है ये, मतलब आपका एक नूडल ही टाइप का होता है, चिकन नूडल्स टाइप का होता है वो, तो वैसे ही कुछ रहता है, पर मेरे को थोड़ा नॉर्मल लगा था। राइस पेपर नूडल्स रहता है एक्चुअली में, ठीक है। मेरे को थोड़ा सो लगा था, बट मैंने भी ट्राई किया था। आप जाओ तो मेरा वीडियोस में जाके देख सकते हो। उसके बाद है बंचा, ये मैंने खाया नहीं था, पर वहाँ का बहुत फेमस है, काफी लोग खा रहे थे। ये ग्रिल्ड पॉर्क टाइप का कुछ होता है और उसके साथ में राइस वाइस कुछ रहता है। आप एक बार चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा, हर दूसरे इंसान खाता ही है वहाँ पे। वियतनाम में अगर आप जा रहे हो, जैसे आप इंडिया में काफी स्प्रिंग रोल खाते हो, मैं आपको बता दूं स्प्रिंग रोल का कल्चर ही वियतनाम से है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग रोल्स आपको मिलेंगे, मतलब वहाँ पे आपको कुकिंग क्लास भी मिल जाएगा जहाँ पे स्प्रिंग रोल बनाना सिखाते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे बहुत ही अच्छा स्प्रिंग रोल मिलता है। वेज नॉन वेज किसी में भी आप जरूर वो ट्राई करिए। और अगर वियतनाम के फूड की बात हो रही है और कॉफी की बात ना हो तो नाइंसाफी हो जाएगी भाई। तो मेरे हिसाब से अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो आपके बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए डेली एक कॉफी। मैं खुद कॉफी लवर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं वहाँ पे डेली कम से कम एक नहीं तो दो, किसी दिन दो भी कॉफी मैंने ट्राई किया है। और वहाँ पे वियतनामीज कॉफी इज ऑसम। मैंने इंडिया में 1-2 बार वियतनामीज कॉफी पिया है और वहाँ पे पिया है, तो जमीन आसमान का फर्क है। वो मैं खोल के बोल रहा हूँ, जब आप पियोगे तभी आप जान पाओगे। दूसरा चीज वहाँ पे और डिफरेंट कॉफीज मिलता है, लाइक कोकोनट कॉफी, आपको एग कॉफी, सोल्ट कॉफी, योगर्ट कॉफी, और भी बहुत तरह का कॉफी जिसका मेरे को नाम भी याद नहीं है। आप अगर कॉफी लवर हो तो आपके लिए वियतनाम इज अ प्लेस जहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, और कॉफी का एंजॉय तो आप फॉर श्योर आप दिन भर लेने वाले हो। सो द 8th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आइटिनरी, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो,
ठीक है। आइटनरी मैं आपका यहाँ पे 10 दिन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, 10 दिन के लिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर किया हूँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो मैं नहीं गया, पर आपको रिकमेंड करूँगा, आप वो ज़रूर कर सकते हो। वैसे तो वियतनाम 10 दिन बहुत कम है, 7 दिन में भी बहुत दिन घूम के आते हैं, 10 दिन में भी जा सकते हैं और 15-20 दिन के लिए भी जा सकते हैं। 15 दिन इज़ आइडियल टाइम कि आप सबसे अच्छा तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो वियतनाम को। वरना आप 10 दिन के लिए भी जाओ तो आपका ये आइटनरी होना चाहिए। फर्स्ट डे आप अराइव करते हो हो ची मिन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप चाहो तो हो ची मिन जाओ, चाहे तो हनोई। मैं हो ची मिन गया था तो मैं हो ची मिन से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बताना। अगर आप हनोई जा रहे हो तो बस इसी आइटनरी को उल्टा कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पहला दिन आप अराइव करते हो रात के टाइम में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अराइव करोगे हो ची मिन में, ठीक है। उस दिन आप वहाँ पे पहुंचोगे, रहोगे, सोओगे। अगला दिन से आपका दिन चालू होगा, जिस दिन मैं पहला डे 1 कंसिडर कर रहा हूँ। डे 1 आपका रहेगा हो ची मिन में। उस दिन आप पूरा सिटी एक्सप्लोर करोगे। सिटी में क्या क्या है देखने को, आपको हो ची मिन में एक्चुअली में बहुत सारा हिस्ट्री है, बहुत सारी जगहें हैं। वहाँ पे आपको वहाँ के लोकल्स के बारे में पता चलेगा, वॉर्स म्यूजियम वगैरह के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। तो फर्स्ट डे आप जाओगे इंडिपेंडेंस पैलेस, उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे वॉर म्यूजियम में, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे साइगोन ओपेरा हाउस में। साइगोन भी हो ची मिन का दूसरा नाम है, पहले बता दूं। अगर साइगोन और भी कहीं जगह सुनाई दे रहा है आपको मेरे वीडियो में तो आप समझ जाना, साइगोन का मतलब है हो ची मिन। हो ची मिन सिटी का नाम है, एक जो उनके वहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी वीडियोस में, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। उस दिन अगर आपको फिर टाइम मिलता है, आप तान दिन कैथलिक चर्च है जो मैं गया था, बहुत सुंदर था, आप जाके एक बार देख सकते हो, बाहर से बहुत सुंदर लगता है। शाम के अगर सनसेट के टाइम में जाते हो आप तो बहुत अच्छा लगता है, लाइट चेंज होता है तो बहुत बढ़िया लगता है देखने में, ठीक है। फिर आप वहाँ पे एक साइगन स्काई डेक टाइप का है, स्काई डेक से आप पूरा व्यू ले सकते हो पूरा साइगन का कि कैसा लग रहा है सिटी, और बहुत अच्छा व्यू मिलता है। और उसी के बस जस्ट बगल में आपको एक मिलेगा कैफे अपार्टमेंट। अगर आप कॉफीज के लवर हो और कैफे वगैरह पसंद करते हो, कैफे कल्चर को पसंद करते हो, तो एक पूरा बिल्डिंग ही है कैफे का। अब वहाँ पे कोई भी आप बालकनी साइड वाले कैफे में बैठो और बाहर का नज़ारा लो, बहुत मजा आएगा। शाम के टाइम में स्पेशली जाना तो बहुत सुंदर लगता है जब सनसेट का टाइम होता है। रात को अगर आप नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा वॉकिंग स्ट्रीट। जी हाँ, वॉकिंग स्ट्रीट सिर्फ थाईलैंड में नहीं है, वॉकिंग स्ट्रीट आपको वहाँ पे भी मिलेगा और वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत मजा आता है भाई। वो जब तक आप जाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। डे 2 आपका हो ची मिन में ही आप डे टूर करोगे, जो कि है कूची टनल मेकोंग डेल्टा का टूर करोगे। आप उस दिन घूमोगे वहाँ पे, आपको वो टूर करीबन कॉस्ट करेगा 3500 के आसपास, 3000 से 3500 के आसपास। और उस दिन रात को आप आओगे जब शाम को, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करोगे, उसके बाद आप जाओगे फिर से वॉकिंग स्ट्रीट, क्योंकि ये आपका आखिरी दिन है हो ची मिन में। अगले दिन सुबह हम लोग हो ची मिन को चेकआउट करेंगे और निकलेंगे दनांग की तरफ वाया फ्लाइट और वाया बस। बस लोगे तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, तो फ्लाइट ले सकते हो, और जो कि आपको कॉस्ट करेगा अबाउट 3000 3500 के अंदर। पर मेरे को ये फ्लाइट कॉस्ट किया था 8000 के आसपास, जो मैंने आपको बताया था। क्यों किया था? न्यू ईयर्स की वजह से। तो वहाँ पे भी 5-6 हज़ार मेरा ज़्यादा लगा था। और लास्ट में बताऊंगा कि मेरा फ्लाइट्स में काफ़ी जो खर्चा हुआ वो बढ़ गया है, क्योंकि मैंने एक फ्लाइट भी मिस कर दिया था। तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी आपको डे 2 बता रहा हूँ। डे 2 में आपका ये रहेगा, आपका उस दिन घूम लोगे। तीसरा दिन आप चेकआउट करोगे। तीसरा दिन चेकआउट करने के बाद आप वहाँ पे दनांग जाओगे। दनांग में आप अपना रूम अपना हॉस्टल चेक इन करोगे, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करोगे। शाम का पकड़ता हूँ, अगर आपका सैटरडे संडे है उस दिन, तो आप वहाँ पे ड्रैगन शो रात का 9 बजे एंजॉय कर सकते हो। और उसी के बगल में आपको मिलेगा सोंत्रा नाइट मार्केट, ठीक है। नाइट मार्केट में आप वहाँ पे फूड, शॉपिंग, बहुत कुछ कर सकते हो। स्पा, मसाज वगैरह ले सकते हो। दनांग का मसाज एंड स्पा बहुत बढ़िया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैंने बड़े शहर में जैसे हो ची मिन हो गया या हनोई हो गया, वो उससे तो बेहतर मेरे को फील हुआ था। तो आप वहाँ पे एक मसाज ले सकते हो, जो कि आपको सही कॉस्ट में मिल जाएगा और बढ़िया लगेगा फॉर श्योर। तो डे 4 आपका दनांग शहर में है। आज आप पूरा अच्छे से दनांग को एक्सप्लोर करोगे। आप सबसे पहले जाओगे सोंत्रा पेनिनसुला, जिसको मंकी माउंटेन या सोंत्रा माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? लेडी बुद्धा, ठीक है, जो वहाँ पे बहुत आइकॉनिक है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे ही आप एक्सप्लोर करोगे लिंगुम पगोड़ा। रिकमेंडेड है, जितने सुबह अगर आप जाते हो आपको वहाँ पे रश कम मिलेगा, तो आप एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। वेदर बहुत अच्छा है, पिक्चर वगैरह आराम से आप ले सकते हो। तो रिकमेंडेड है कि जितने सुबह हो सकता है जाओ, नहीं तो रश बढ़ जाता है वहाँ पे गंदा वाला। फिर आप वहाँ से निकलोगे, वहाँ से आप जाओगे मार्बल माउंटेन। मार्बल माउंटेन भी बहुत सुंदर जगह है, ठीक है, आप जरूर जाना। या अगर आपको नहीं देखा है तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने दोनों जगह कवर किया हुआ है, तो आपको वो दिख जाएगा दनांग वाले ब्लॉग्स में। और उसी दिन आप शाम को थोड़ा सा टाइम मिले, आपको जरूर जाना चाहिए द माइकी बीच। माइकी बीच एक्चुअली में वर्ल्ड के टॉप बीचेस में आता है, ठीक है। तो फॉर श्योर आपको वहाँ जाना बनता है।
और काफ़ी बीचेस हैं, पर माइकी बीच आपको श्योर जाना चाहिए और बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर जितना भी बोल लो। ठीक है, मेरे को बहुत पसंद आया था, मैं वहाँ गया था, आप देख सकते हो मेरे वीडियोस में जाके। डे 5 में आज आप जाओगे दनांग के ही एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन में, ठीक है, जो है बाना हिल सन वर्ल्ड। और ये आपका बनाया हुआ है सन वर्ल्ड कंपनी ने बनाया था ये चीज़। और ये एक ऐसा थीम पार्क टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पे आपका पूरा दिन लगेगा और आप एक्सप्लोर करोगे। ये दनांग से आपका नियर अबाउट 1 घंटा का जर्नी है, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ का केबल कार जो है वो काफ़ी सारा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है, जिसमें से कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप सिंगल ट्रैक केबल कार एट 5,800 मीटर्स अब जाता है, सोच लो 19,000 फीट के हाइट पे जाता है एक सिंगल ट्रैक पे। तो आप सोच सकते हो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका दर्ज किया हुआ है। और भी मल्टीपल बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि उनके केबल कार ने रजिस्टर कर रखा है। तो आप जरूर जाना, वो एक्सप्लोर करना। उसके बाद आप वहाँ पे और क्या विजिट करते हो और क्या देखते हो, आप देखते हो वहाँ पे गोल्डन ब्रिज जो एक आपने देखा होगा, अगर आप वियतनाम का सर्च करोगे तो वो फोटो आपको ऐसे ही दिख गया होगा, एक हाथ के ऊपर स्ट्रक्चर पे आप पूरा ब्रिज बनाया हुआ है। तो बहुत सुंदर लगता है, वहाँ फोटोज वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, पर डिपेंड करता है वो आपके लक पे, क्योंकि ये इतना ऊपर वाली जगह है तो ऑलमोस्ट बादल आए रहते हैं हर समय, तो बहुत कम ही आपको मौका मिलेगा कि अच्छा फोटो मिल जाए। पर आपको मिल जाता है तो यू आर वेरी लकी। मेरा साइड में थोड़ा रेनी वेदर हो गया था, सो मेरे को उतना अच्छा फोटोज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। और उसके बाद अब वहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर केबल से और ऊपर जाते हो तो आपको मिलता है फ्रेंच विलेज, जो कि आपको लगेगा वियतनाम में मैं फ्रांस घूम रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं कि वियतनाम में कई टाइम तक फ्रांस ने रूल किया था, ठीक है। तो फ्रेंच आर्किटेक्ट आपको जो देखने को मिलेगा बहुत सुंदर देखने को मिलेगा और आप इंजॉय करोगे कि लगेगा कि आप फ्रांस में आ गए हो। वो मैं बता नहीं सकता, आप खुद देख लेना या मेरे वीडियोस में देख सकते हो। अगर आप जा रहे हो तो आप खुद ही देख लेना, ठीक है। और उसके वहीं पे आपको फैंटेसी पार्क है, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क टाइप का है, और उसमें आप बहुत सारे राइड्स हैं वहाँ पर, अच्छे खासे राइड्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो, आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हो, आप भी इंजॉय कर सकते हो, आपके लिए भी काफी कुछ है। और कुछ कुछ पेड है, कुछ कुछ नॉन पेड भी है, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। सो डे 5 में ही आप फिर वापस आते हो शाम के टाइम में, चेकआउट करते हो अपने हॉस्टल को, जो कि आप सुबह चेकआउट कर रखे होगे, सब सामान उठाते हो और वहाँ से जाते हो होयन वहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है। और एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप वियतनाम जा रहे हो और होयन ना जा रहे हो तो आपका जाना सार्थक नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप वहाँ पे जरूर जाओ और वहाँ पे आप 1-2 रातें जरूर बिताओ, ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या जगह है। तो फर्स्ट रात आप वहाँ जब पहुँचते हो, वहाँ से आप जाते हो, आप रिवर साइड घूमते हो और लालटेन स्ट्रीट घूमते हो। वहाँ पे आपको हर जगह लालटेन ऐसे सजाए मिलेंगे कि वहाँ पे हर दिन दिवाली होता है, ठीक है। और अगर आप न्यू ईयर के टाइम में चले गए या तो लालटेन फेस्टिवल के टाइम में चले गए तो वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि आप अगर गए हो जिस दिन लालटेन फेस्टिवल है, तो एक रात तो आप वहाँ पे एंजॉय करो, मतलब वहाँ पे सोच ही नहीं सकते इतना मजा आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगले दिन सुबह, मतलब आपका जिस दिन रहेगा, डे 6 आपका रहेगा, जिसमें आप आज एक्सप्लोर करोगे पूरे होयान को, जिसमें आप जाओगे होयान बास्केट बोट राइड के लिए, जो कि एक यूनिक एक्सपीरियंस है। और आप जब करते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है फॉर श्योर, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो आपको फॉर श्योर ये करना चाहिए। एशियन टाउन आप घूमोगे, वहाँ का जो प्रिजर्व किया हुआ है पूरे फ्रेंच आर्किटेक्ट का बनाया हुआ है स्ट्रक्चर में, पूरा अच्छे से आपको वहाँ पर शॉपिंग से लेके खाना पीना हर एक चीज़ आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स हैं जो आप शाम को टाइम में एंजॉय कर सकते हो। जापानीज ब्रिज कवर है, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। और आपका माई सन टेम्पल बोल के एक जगह है, थोड़ा सा दूर है, चाहो तो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डे नंबर 7, अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डे नंबर, अगर आपको डे 6 के नाइट में अगर आप वहाँ से चेकआउट करके आप बस ले लेते हो, तो सुबह सुबह आप पहुँच जाओगे हनोई, द कैपिटल ऑफ वियतनाम, ठीक है। और अगर आप हनोई पहुँच चुके हो, अगर नहीं भी पहुंचे, अगर बस से अगर आपको नहीं जाना, तो आप सुबह वाले फ्लाइट पकड़ के आप हनोई पहुंच जाते हो। तो आपका ये दिन रहेगा डे 7, जिसमें आपका फर्स्ट डे आप एक्सप्लोर करोगे हनोई सिटी को। तो उसमें आप फर्स्ट डे पहली जब बाहर जाओगे, फर्स्ट जगह जाओगे जो है वो सेंट जोसेफ कैथेड्रल, एक चर्च है जो कि बहुत सुंदर है, जो कि आपको जाना बनता है। एक्सप्लोर करोगे आप पूरा ओल्ड क्वार्टर को, जो कि बहुत सुंदर है, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ घूमने और एक्सप्लोर करने को। फिर आप वहाँ से आप जाओगे एक टेम्पल ऑफ लिटरेचर बोल के है, जो कि आपको जाना चाहिए अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर। मैं नहीं गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हो हॉमकिन लेक, जो कि मेन सेंटर पार्ट में ही है, ठीक है। वहाँ पे आप जरूर थोड़ा सा देख सकते हो, नॉर्मल सा ही है, ठीक है। बट उसी के अंदर एक आइलैंड टाइप का बनाया हुआ है, जो एक मंदिर है एक्चुअली में,
ठीक है, जिसमें उनके जो उन लोग जिनको मानते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि वहाँ पे एक टर्टल का बारे में पूरा स्टोरी है। अब वो वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैं यहाँ बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर शाम को आप थोड़ा जा सकते हो पपेट शो देखने के लिए, वाटर पपेट शो, जो कि वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है वियतनाम का, जो कि आपको हर शहर में मिल जाएगा, पर हनोई में भी आपके पास टाइम है तो आप जरूर जाओ। 1-1.5 घंटा का शो रहता है और बहुत मज़ा आता है, ठीक है। प्राइस भी आपका 1000-1500 के अंदर ही हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद शाम के टाइम में मस्ट विजिट प्लेस है, अगर आपने कभी वियतनाम के लिए सर्च किया होगा गूगल में तो आपको ये फोटो जरूर दिखे होंगे, हनोई का ट्रेन स्ट्रीट, ठीक है। ट्रेन स्ट्रीट आपको वहाँ पे आपके बगल से ट्रेन जाते हैं, क्या कॉफ़ी वॉफ़ी आप इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। तो ये रहेगा आपका डे 1 इन हनोई, जिसको हम लोग एक्चुअली में डे 7 है। फिर इसके बाद आपका आएगा डे 8। अब आपका टूर स्टार्ट होगा वहाँ से। आप फर्स्ट डे आप जाओगे वहाँ से, निन बिन का फुल डे टूर करोगे। निन बिन क्या है नहीं है, आप पूरा एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सुंदर जगह है, मैं तो बोलूँगा कि पूरे वियतनाम में मस्ट विजिट प्लेस है। निन बिन आप मिस नहीं कर सकते हो, चाहो तो 1-2 दिन स्टे भी कर सकते हो, पर डिपेंड करता है वो आपके दिन के ऊपर, है ना। सो उस दिन रात को आप आते हो, वहाँ से आप जाते हो बियर स्ट्रीट, आप एंजॉय करते हो पार्टी वार्टी, आप थोड़ा पब क्रॉल वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको करना पसंद है तो। डे 9 आप वहाँ से जाओगे हालोंग वे। हालोंग वे बहुत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ है देखने को, पसंद है तो जाओ, नहीं तो थोड़ा सा ओवर हाइप मेरे को लगा था, पर जरूर जा सकते हो, ऐसा कोई रिकमेंड नहीं है कि नहीं जा सकते, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वहाँ नहीं जाना तो आप कैटबा आइलैंड भी जा सकते हो, कैटबा आइलैंड भी बहुत सुंदर है। मैंने गया था, मैं हालोंग वे गया था, तो मैं हालोंग वे के बारे में आपको बता रहा हूँ। और रात को आप वहाँ पे बे स्ट्रीट जा सकते हो, जो कि एक क्लब मैं रिकमेंड करूंगा कि वो क्लब जरूर जाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 1900 बेस्ट क्लब इन मेरे को हनोई में लगा अभी तक का। वो मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि वहाँ पे एंट्री तो फ्री है ही, प्लस अंदर जाने के बाद आपको परेशान नहीं किया जाता है कि आप अभी ऑर्डर करो। तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई एवर गेट इन एनी कंट्री अभी तक। सो दूसरी बात, आपका अब आएगा डे नंबर 10, जो कि आपका आखिरी दिन है आज। तो आप पहले शॉपिंग वगैरह करोगे फॉर श्योर घर के लिए, फिर आप चेकआउट करोगे और अपने बैक टू इंडिया अपना फ्लाइट लोगे, घर आ जाओगे और खत्म करोगे। अगर यही चीज आप 15 दिन में करना चाह रहे हो तो ये सेम रहेगा 10 दिन का। आप हनोई में दिन बढ़ा लेना और वहां से आप चल जाना है सापा। सापा बहुत सुंदर जगह है, आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। निन बिन में दिन बढ़ा सकते हो, एक दिन आप स्टे ले सकते हो, आपको साइकिल टूर वगैरह कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है। विलेज एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ के। फिर हाजियन लूप बोल के एक जगह है, वो जा सकते हो। और अगर आप दिन बढ़ाना चाहते हो और तो आप होचिमिन में भी 1-2 दिन बढ़ा सकते हो। होचिमिन से आप जा सकते हो, नात्रांग बोल के जगह है, वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। दलात बोल के एक जगह है, वहाँ जा सकते हो। और एक सिटी है फुकवॉक बोल के एक जगह है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सुंदर है। बहुत जनों ने मेरे को रिकमेंड किया था, पर मेरे पास 10-12 दिन का ही टाइम था तो मैंने वो नहीं जा पाया। ये मैंने आपको बताया आइटनरी, जो कि मेरे हिसाब से 10 डेज में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अब आते हैं बजट पे, जो कि सबसे बड़ा चीज़ है पैसा। कितना लगेगा, कितने में आप घूम सकते हो। जो बजट मेरे को लगा था और कुछ बजट जो आप नॉर्मल टाइम में जाते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आपका लग सकता है, मैं उस बेसिस पे प्राइसेस बता रहा हूँ 10 दिन के हिसाब से। मैंने हर जगह एक्स्ट्रा ही पकड़ के रखा है, ठीक है। बट फिर भी आप अपने पास हमेशा स्पेयर मनी रखना, क्योंकि मैंने लास्ट वाले दिन अपना फ्लाइट मिस कर दिया था तो मुझे 10,000 वहाँ नुकसान पड़ा था। और मैं न्यू ईयर के टाइम में गया था तो काफ़ी चीज़ें मुझे महंगा मिली थी। तो समझ लेना मैं जो आपको कॉस्ट बता रहा हूँ उसमें आप 25,000 ऐड कर लेना, तो मेरा कॉस्ट आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना लगा था। सो मेरा जो बजट लगा था वो लगा था अप्रॉक्स 90-95,000 लगा था, पर आपका नहीं लगने वाला, आप डरो मत। क्योंकि मेरा लगा था जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे इस बार, जो मैं सीखा हूँ, ठीक है। ट्रैवलिंग इज नॉट दैट थिंग कि आप बस आप जा रहे हो घूम रहे हो गया, आप सीखते हो, ठीक है। सो मैंने सीखा है इस बार कि क्या क्या चीज़ मैंने गलती की है, जो मेरे को अगले बार से नहीं दोहराना। सो जो फर्स्ट फ्लाइट, मैं फ्लाइट की पहले आपको रेट बता दूँ। जो फ्लाइट आपको पड़ेगा राउंड ट्रिप, ठीक है, इंटरनल फ्लाइट लेके, एक फ्लाइट इंटरनल में पकड़ रहा हूँ और आपका पकड़ रहा हूँ 2 फ्लाइट आने जाने के, इंडिया से वियतनाम, वियतनाम से इंडिया, ठीक है। अब जो अलग अलग सिटी से करना, कभी गलती से ये गलती मत करना, एक ही सिटी में गए हो और एक ही सिटी से आपका रिटर्न का कर लिया तो कोई मतलब नहीं बनेगा, आप घूम भी नहीं पाओगे और आपका पैसा भी बर्बाद होगा और टाइम बर्बाद तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं राउंड ट्रिप और प्लस एक इंटरनल फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, जिसका कॉस्ट मैंने रखा है 25,000। होटल एंड हॉस्टल के लिए पर नाइट का मैंने पकड़ के रखा है 650 रुपये के आसपास में, अगर मैं हॉस्टल में रहते हो तो उस हिसाब से 6,500, ठीक है। और डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन जो आपका लगेगा अप्रॉक्स, आपका डेली ट्रैवलिंग के लिए अगर आप सिंगल पर्सन हो, बाइक लेते हो या तो आप स्कूटी रेंट कर लो, या तो अगर आप वहाँ पे किराया वगैरह भी करते हो तो 500 रुपये, क्योंकि आप नियर बाई मैंने प्लेस बताया, जो आप जब अगर वो सब जगह पे रहते हो तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं पड़ता है। तो 500 से 700 रुपये पड़ता है, जो कि फिर भी मैंने 10 दिन का आपको 5,000 के आसपास पकड़ रखा है, 5-5,500 आप पकड़ सकते हो, ठीक है। आप आपका एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन जो लगेगा आने, एक जगह से दूसरी जगह से एक जगह आने में, दैट इज अप्रॉक्स मैंने पकड़ रखा है वो भी 1,500 के आसपास में। फूड का कॉस्ट जो पे आपका पकड़ के रखा हूँ पर डे पर पर्सन के हिसाब से,
दैट विल बी 1000 रुपीज़, जिसमें आपका 3 मील्स रहेगा, ब्रेकफास्ट जो कि ज़्यादातर आपको हॉस्टल में इंक्लूडेड रहता है, तो लंच और डिनर, और अगर आप शाम को कुछ स्नैकिंग वगैरह करते हो तो दैट विल बी ईजिली आपका 1000 रुपये में हो जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा तो 800 रुपये के आसपास में हो जाता था, फिर भी मैंने 1000 रुपये का आपको बता रखा है, तो 10 दिन का 10,000 रुपये वहाँ पे जाएगा। और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो आप करोगे वहाँ पे, आप जाओगे तो घूमोगे भी, काफ़ी जगह कैंट्री चार्जेस है, जैसे कि हालोंग वे जाओगे आप, निनबिन जाओगे तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 हज़ार के आसपास का सब ट्रिप रहता है, टूर रहता है। डे टू डे एक्टिविटी में जितना भी आप एक्टिविटीज़ करोगे उसका मैंने पकड़ रखा है 10 दिन के लिए 20,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपका मैं टोटल अगर मैं बोलूँ कि आपका 10 दिन का अगर आप खर्चा पकड़ते हो, 10 से 11 दिन का, तो आपका आराम से 65,000 में हो जाना चाहिए, इसमें शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं है। अब डिपेंड करता है वो आपके खर्च के ऊपर, जैसे मैंने अपना बताया कि मेरा 95 चला गया था, 1995 चला गया था, ड्यू टू दैट कि मेरा 5-6 हज़ार का शॉपिंग भी था, ठीक है। और मैंने 20 से 10,000 का फ्लाइट मिस किया था समझ लो, तो 10,000 वहाँ नुकसान हो गया, 10 से 11,000 वहाँ नुकसान हुआ, 5,000 16,000 वहाँ हो गया, और 10 से 15,000 मेरे को जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू ईयर, दैट हॉलीडेज जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हुआ था। तो मैंने करीबन 30,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए थे, जो कि अगर मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और थोड़ा सा सही टाइम में करता तो मेरा उतना खर्चा नहीं होता। सो आपका बजट जो आपको पूरा लगेगा इस ट्रिप के लिए, दैट विल बी 65,000 मेरे हिसाब से। 10 दिन के लिए आप जा रहे हो, लोग बोलते हैं 30,000, झूठ बात है, नहीं होता है। 30,000 में कोई ट्रिप नहीं होता है, आपको कम से कम 60 से 70,000 रहना चाहिए, लगेगा ही। पर आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये कि आप थोड़ा सा स्पेयर मनी जरूर रखें। एंड द लास्ट एंड द थिंग, बोनस पॉइंट जो आप बोल सकते हो, टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, पहला बात, कभी भी कहीं कोई भी कंट्री जा रहे हो, कोई भी लोकल से मैसअप मत करो, एंजॉय करो। वियतनामीज पीपल बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत नेचर अच्छा है, आप भी उनसे वैसे ही बिहेव करो। आप अपनी कंट्री का नाम खराब करने नहीं जा रहे हो, आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप कंट्री का नाम बढ़ाओ ना कि डुबाओ। सो आप रिस्पॉन्सिबल रहो और किसी से मिसबिहेव मत करो। बोलने का ये मतलब है ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, कब कहाँ चलान कटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत गंदा फंसोगे, प्लस हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। एक चीज जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था वो था आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि मेरे को कॉस्ट किया था करीब करीब 500 रुपए के आसपास, ठीक है। बट मैं नाम इसलिए भी नहीं बताने जा रहा हूँ कि देखो, पहली बात तो मैंने जो फ्लाइट मिस किया था वो मेरी गलती थी, मैं जानता हूँ, बट मैं ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पाया वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से। सो थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड जरूर था, बट हाँ फिर भी आपको ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, कि आपको जरूर लेके जाना चाहिए। पर ऐसे आपका यहाँ पे फिक्स डॉक्यूमेंट में नहीं मांगा जाता कि आपके पास होना चाहिए, बट स्टिल आपके पास, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होता है, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मेरे हिसाब से लेके जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, आप वहाँ पे जब भी जाओ तो हेलमेट वगैरह जरूर यूज करो, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए है। और जो आपको जरूर यूज लेके कैरी करना चाहिए वो है सनस्क्रीन, ठीक है। एक हैट वगैरह या टोपी वगैरह हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। सनग्लासेस लेके जाना भाई, और अगर हो तो रेन कवर या रेनकोट लेना, क्योंकि वेदर वहाँ का अनप्रिडिक्टेबल है। वियतनाम में ठंड हो, गर्म हो, बारिश का टाइम हो, कुछ भी हो, बारिश कभी भी हो जाता है। ये अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए होता है, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, बट आपका कभी भी बारिश हो जाएगा, दैट इज कोई उसका फिक्स नहीं है। सो दैट इज अप फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके आने वाले वियतनाम ट्रिप के लिए और टूर के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको मेरे तरफ से अभी से हैप्पी जर्नी। अगर आप मेरा सीरीज देखते हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी और भी सीरीज आने वाले हैं। शायद इस वीडियो को जब आप देख रहे होगे तो मैं दूसरे कंट्री में बैठा हूँगा, होप सो। और पता नहीं कि अब कब आप ये वीडियो देख रहे होगे, पर जिस दिन ये वीडियो लाइव होगा उसी दिन मैं एक अलग कंट्री में होऊंगा। सो फॉर श्योर अभी के लिए आपको राम राम मेरे तरफ से, एंड बी सेफ, बी हैप्पी एंड घूमते रहो।